क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट 10वां चैप्टर क्लास 10वीं का प्रकाश का है, जिसमें हम इस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना है। पहले लेक्चर में हमने आपको परावर्तन के कुछ नियम, परावर्तन की परिभाषाएं हम बता चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आर्यन तिवारी। इसके पहले हमने प्लेन मिरर, समतल दर्पण पे बात किया था और इस तरह से कुछ बताया था कि समतल दर्पण को हम यहाँ पे इस तरह से उसकी सरफेस प्लेन होती है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पीछे की जो है पॉलिश्ड सरफेस है। पीछे पॉलिश होती है, सामने की सतह जो है ये परावर्तक सतह होती है। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है। सपोज दैट आपके पास यहां पर एक ग्लास का स्फेरिकल सेल है, कांच का एक खोखला गोला है। स्फेरिकल सेल या होलो सेल ऑफ, ये ग्लास का है। होलो स्फेरिकल ग्लास है, मतलब कांच का खोखला गोला है। हम इसके एक हिस्से को काटेंगे। सपोज दैट हमने इसको क्या किया, इधर से ये कट कर लिया, ऐसा एक किनारा इसका काट के बाहर निकाला। तो ये हिस्सा कट करके इस तरह से बाहर निकला, इतना। अभी मान लीजिए ये कट के निकला हुआ है इस तरह से। तो यहां पे क्या है, जब ये हिस्सा कट के निकलेगा, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। इस कॉर्नर को ए, कॉर्नर को बी। आप इमेजिन करिए आपके पास एक गोला है, एक हिस्सा उसका एक साइड कट करते हैं, तो आपको कटा हुआ हिस्सा इस तरह से निकलेगा। एक कटोरी जैसा एक छोटा सा हिस्सा निकलेगा, जो कि यहाँ पे जो है ये सर्कुलर शेप में होगा, मतलब अप्रॉक्स ऐसा कट के निकलेगा, क्योंकि ये स्फीयर है तो इस तरह से ये कट के निकलेगा ऐसा। लेकिन हम इसका जब क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन है एक्चुअली ये इस तरह से। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसमें दो सरफेस हैं, दो सतह हैं, जो ये गड्ढे नुमा केव के फॉर्म में, गुफा के फॉर्म में, केव गड्ढे नुमा ये जो सरफेस है ये अवतल सतह कहलाती है, कॉनकेव। तो ये है अवतल, ये अवतल साइड है, कॉनकेव सरफेस। और इधर से ये बल्जेज जो साइड है, उठी हुई जो साइड है, ये बल्जेज उभरी हुई, जैसे ये हम इस तरह से हाथ किए तो ये सामने जो है ये यहाँ पे गड्ढे नुमा है एक तरह से, बीच में धंसी हुई है, और इधर ये बीच में उभरी हुई है, बल्जेज है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बल्जेज साइड है ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड या सरफेस। अब यदि हम इसको इस हिस्से में पॉलिश करते हैं, इसको यदि हम यहाँ पे फिर से दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे इस हिस्से में पॉलिश कर रहे हैं,
यदि कॉन्वेक्स उत्तल साइड में पॉलिश कर दिया तो इसका ये अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, परावर्तक सतह हुई, परावर्तक सतह। तो ये बन गया अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और यदि हम यहां पे इसको इस तरह से ले लें, यहां पे हम कॉन्वेक्स साइड को इसका इधर बनाएं, इसको घुमा दें तो कॉन्वेक्स साइड, और पॉलिश जो है हम कॉनकेव साइड में कर दें, तब ये बन जाएगा यहां पे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ये है स्फेरिकल मिरर बनाने का प्रोसेस। गोली दर्पण कैसे बनता है इसका ये प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुई। तो यहीं से डेफिनेशन भी इसकी निकलेगी पूरी की स्फेरिकल मिरर कैसे बनाई जाती है, और यहाँ पे अवतल और उत्तल, यहाँ पे मिरर दर्पण क्या है, अवतल और उत्तल। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो पहले हम इसको हिंदी में डिफाइन करते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि हम एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं, उसके एक हिस्से को कट करते हैं, काटते हैं, और किसी एक साइड पॉलिश करते हैं। कटे हुए भाग के एक साइड पॉलिश करेंगे तो जो दूसरा साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग परावर्तक सतह होगा, परावर्तक सतह इस प्रकार से उसकी सतह जो है कर्व्ड होगी, स्फीयर के शेप में होगी, इसलिए उसको हम स्फेरिकल सरफेस कहते हैं, गोलाकार होगी, गोली दर्पण कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब कांच के एक हिस्से को, गोलीय कांच, खोखले गोले, खोखले गोले के एक हिस्से काटकर एक और पॉलिश कर दी जाए तो यह गोली दर्पण बन जाता है। इफ वी पॉलिश आइदर साइड ऑफ पीस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इट बिकम्स स्फेरिकल मिरर। अब ये दो तरह के हो गए, अवतल और उत्तल। तो यहां से डिफाइन कर लेंगे, यदि परावर्तक सतह अवतल है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। उसी में आगे हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इफ reflecting surface is concave then it will be a convex mirror. If reflecting surface is a convex then it will become convex mirror. If reflecting surface is concave it will become concave mirror. तो यदि परावर्तक सतह है तो इसी में आगे, यदि परावर्तक सतह अवतल है तो वो अवतल दर्पण होगा, और यदि परावर्तक सतह उत्तल है तो वो उत्तल दर्पण होगा। सो इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव सो इट विल बी अ concave mirror, and if reflecting surface convex so it will be a convex mirror। तो ये आपको प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। तो मिरर हो गए बेसिकली दो तरह के, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्रीवियस lecture we have already defined the plane mirror. In this lecture we are defining here a spherical mirror. A spherical mirror are of two types, concave and convex. तो यहाँ पे गोली दर्पण के आगे फिर दो भाग हो गए,
एक हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया कॉनकेव। अब हम आगे देखेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन आर टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो गोली दर्पण से संबंधित है या अवतल दर्पण से संबंध रखते हैं, यानी गोली दर्पण से संबंध रखते हैं। हमने यहाँ पे गोली दर्पण दोनों तरह के बना रखे हैं। एक रूल होता है, नियम होता है कि इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह हमेशा बाईं ओर रखा जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसकी भी परावर्तक सतह इधर की ओर रखे हुए हैं बाईं ओर, और इसकी भी परावर्तक सतह इधर की ओर रखे हुए हैं बाईं ओर। ऐसा एक रूल है, इसलिए रूल की वजह से ऐसा बनाया जाता है। आगे हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, वहाँ ये सब कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या है, पोल। पोल होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी दर्पण है, ये हमने अवतल दर्पण बनाया या हमने यहाँ पे ये उत्तल दर्पण बनाया। अब दर्पण ये क्रॉस सेक्शन है, हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से बना हुआ है। ये यहाँ पे ये अवतल दर्पण का शेप कट के जो आएगा वो इस तरह से होगा, लेकिन हम इसको क्रॉस सेक्शन ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये पोल कहलाएगा, मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे मध्य का बिंदु, ये पोल कहलाता है। तो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। इसको इस दर्पण का यहाँ पे ओरिजिन माना जाता है। इसकी आवश्यकता ये है, जरूरत ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि इसको एज अ ओरिजिन, कोई भी डिस्टेंस लेना है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। पोल को हम यहाँ पे एज ओरिजिन, एज उसका जो है मूल बिंदु मानेंगे। तो ये मिड पॉइंट हो गया P, ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने इसके पहले बताया था कि जो ये गोली दर्पण होता है किसी कांच के हिस्से का बना होगा, तो इसका जो सेंटर होगा, इसको काटेंगे तो भी सेंटर यही कहलाएगा। थोड़ा सा यहां पे केंद्र लिखना है, वक्रता केंद्र। तो यहां पे क्या है, इस हिस्से को जब हम कट करेंगे तो भी कटे हुए हिस्से का भी सेंटर यही होगा। जो यहां पे कट करने के बाद ये आएगा उसका भी सेंटर यही होगा। तो इस यहां पे हमने इसको बनाया है अवतल और इसको हम बना देते हैं उत्तल। तो इसका जो है सेंटर इधर पीछे आएगा, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है C, और इसका जो है पूरा ऐसे गोला हम बनाएंगे, इसको स्फीयर को पूरा ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सपोज दैट इसका सेंटर आ रहा है यहाँ कहीं, ठीक, इस तरह से। तो ये जो सेंटर है ये C पॉइंट है, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो C केंद्र बिंदु है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र माने स्फेरिकल, जो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सेंटर ऑफ ये सीधा सीधा हो जाएगा सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को हम यहां P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो P होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन C होता है, C से दर्शाते हैं। तो ये C पॉइंट हो गया। फिर आगे है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से इसकी त्रिज्या, जो ये यहाँ पे सर्किल टाइप का स्फीयर आपको दिख रहा है, इसकी जो भी रेडियस होगी, चाहे आप यहाँ से यहाँ बनाएं, कहीं भी बनाएं,
जनरली हम ऐसा बनाते, ये कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल। वक्रता त्रिज्या कहलाती है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, सी व पी के बीच की दूरी। फिर यहां पे है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहलाती है सी और पी को मिलाने वाली रेखा, लाइन ज्वाइनिंग टू सी एंड पी, सी और पी से होकर जाने वाली रेखा। ऐसे हम इस तरह से, और इसको जहां तक जितना खींचना चाहें, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, सी और पी से जाने वाली रेखा। तो लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी, सी व पी से जाने वाली या गुजरने वाली रेखा, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। अब आती है बात द्वारक की, एपर्चर की। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर के लिए आपको यहाँ पे, जैसा हमने बताया था कि सपोज दैट, थोड़ी देर से मान लेते हैं ये कटा हुआ हिस्सा है जो कट करके स्फेरिकल होलो ग्लास के होलो स्फीयर से, कांच के खोखले गोले से कट करके निकाला गया है। जो ये हिस्सा कट के निकला हुआ है इस तरह से, ये इस तरह से एक यहाँ पे आपको सर्कुलर फॉर्म में कटा हुआ निकलेगा। तो इस सर्कुलर फॉर्म का ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर चाहे ऐसा ले लें, ये कहलाता है एपर्चर, द्वारक। इसकी जो साइज है, ये डायमीटर, मतलब ये डायमीटर इतना, इसका ये कहलाएगा एपर्चर। यहाँ पे आपको डायमीटर यहाँ पे देखेंगे। जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो भी ये डायमीटर हमारा इस तरह से आएगा। सपोज दैट हम यहाँ पे ऐसे, तो डायमीटर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये, और यही कहलाएगा एपर्चर। तो इतना ये द्वारक है। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इसको कहेंगे, गोलीय दर्पण का व्यास, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। बट हम इसमें कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमने इसको ऐसा बनाया है, तो यहाँ पे अब ये ऐसा ड्रॉ होगा। ये जो यहाँ पे लाइन है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को यहाँ पे मिरर को मैच करेगी, ये है एपर्चर। द्वारक, तो गोलीय दर्पण का जो यहाँ पे व्यास हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का व्यास, ये दर्पण के आकार को बताता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। कि यदि हम कहेंगे कि एपर्चर बड़ा है, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे उस स्फेरिकल मिरर की साइज बड़ी है, बड़े आकार का है। और यदि एपर्चर छोटा कहेंगे तो स्फेरिकल मिरर वहाँ पे छोटे आकार का कहा जाएगा, माना जाएगा। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हमने बना दिया। ये है इसका पोल P, ध्रुव, यहाँ कहीं मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C, वक्रता त्रिज्या, सॉरी ये वक्रता केंद्र, C से और P को मिलाने वाली रेखा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन किया। इसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, लाइन पासिंग थ्रू C एंड P, C और P से होकर जाने वाली रेखा। और इसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया ये जो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर है, इसको कहते हैं एपर्चर या द्वारक। ठीक, इस तरह से यही काम यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में लें, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हो गया इसका मिड पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट P।
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा, क्योंकि इसका ये जो गोला है, स्फीयर है, स्फेरिकल शेप, ये इधर कहीं कंप्लीट होगा, तो इसका सी यहाँ कहीं आएगा, तो इसलिए सी इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड होगा। तो आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज अ कॉनकेव मिरर। यदि वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने है तो ये होगा अवतल दर्पण, और यदि वक्रता केंद्र C अवतल दर्पण के पीछे है, इफ C इज बिहाइंड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह के पीछे है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ऐसा भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये C हो गया, इसके बाद C और P को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये R हो जाएगी, वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चली जाएगी C और P से होकर के, C और P से होकर के। तो C से P की ओर ऐसे ले जाना है। ये यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इनफाइनाइट लेंथ होती है, और यहाँ पे ये हो गया एपर्चर। तो ये हो गया इसका द्वारक। तो ये है दोनों में यहाँ पे अवतल और उत्तल दर्पण की ये बेसिक टर्म है। इनके बिना हम आगे जो भी अब आगे इसके रूल रेगुलेशन की बात होगी, नियम की बात होगी, इससे रिलेटेड टर्म्स की बात होगी, वो इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर होगी, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर की जाएगी।